नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस चैनल वीआरएफ डिस्कशन से प्रीवियस ईयर डिस्कशन क्लास को आप सभी लोगों के द्वारा इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है पहले क्लास का सेकेंड पार्ट का जो है वीडियो हम लोग देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्लास में इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन जो है कर लिया था। और लास्ट के जो 25 क्वेश्चन थे वो जो है हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप सभी लोग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो है जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर अगर आप लोग नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए। 7310364163 7310364163 जो है हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमसे, तो हमें जो है इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ओके, तो देरी ना करते हुए हम आज के इस वीडियो को आगे जो है इस आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि आज के इस क्लास में हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक जो है 25 क्वेश्चन तक डिस्कशन जो है वो कर लिया था। 25 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर लिया था। इसके आगे जो है एक बार फिर से मैं अगर आप लोग बता दूं कि हम लोग जो है दिसंबर 2022 के दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था, जो पेपर 23 फरवरी और 2023 को हुआ था, 23 फरवरी 2023 को हुआ था, उस पेपर को हम लोग डिस्कशन किस कर लिए। तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग आज जो है आज सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन हम लोग ठीक है। लॉजिकल जो है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉजिकल में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल फेलिसिटी होती है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। दिया गया है कि क्रिटिक should get cause opposition to the theory is itself caused by unconscious resistance arising from the dedical complex, according to Freud, distort one's thinking, which logically is admitted in the above arguments. वो लोग एलआर जब सॉल्व करेंगे, आप लोग एलआर का जब फेरस्ता आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप लोग सबसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। पहला अधिकार आग्रह अपील टू अथॉरिटी। अगर आप लोगों ने किसी अगर पढ़ा हो तो अपील टू अथॉरिटी का मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपील किया जाना किसी चीज का जो जो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि जो स्टार चीजों का जो है ऐड करते हैं, कमला पसंद हुआ, पृथ्वी हुआ, सब इस टाइप के बहुत सारे चीजों का जो है प्रचार जो है बहुत ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जो कई सारे लोगों के द्वारा उनकी जो है एक बहुत ही बड़ी हस्ती जो है मानी जाती है। तो ये इस टाइप की फेलिसी जो होती है लोग अपील टू अथॉरिटी करते हैं। के बाद अगर हम लोग आगे देखें सेकेंड नंबर जो है स्लिपरी स्लोप फेलिसी। तो ये फेलिसी जो है ऑप्शन में
नहीं है, क्योंकि यहाँ जो किसी का अपील नहीं किया जा रहा है किसी चीज का कि आप जो है इसको कंज्यूम करिए या आप जो है हमारी बात को मानिए। स्लिपरी स्लोप फैलेसी जो होती है वहाँ ये होता है कि अगर सुने आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि कई सारे छोटी छोटी चीजों को बहुत विशाल की बात कर तो ऐसे जब हम लोग को ऐसी बात देखते हैं तो उसे हम लोग स्लिपरी स्लोप फैलेसी बोलते हैं। इसके बाद इसमें भी हम इसमें कोई डाइस बना रहा है। तीसरा अगर देखें बेगिंग टू क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन का सही आंसर है। और बेगिंग टू क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसी को क्वेश्चन करके किसी को बार बार क्वेश्चन पूछ के या उसके विश्वास के ऊपर प्रश्न उठा के उसको जो अपनी बात मनवाने का कोशिश करना। यहाँ हम देखेंगे कि फ्रायड का सिद्धांत आलोचकों को अपना मनोविश्लेषण करवाना चाहिए। यहाँ देखिए हम लोग जो फ्रायड के सिद्धांत के आलोचक हैं, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप लोग जो है अपना मनोविश्लेषण कि किसी चीज को क्रिटिसाइज करने से पहले जो है आप अपना जांच खुद करवाइए। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे कि एक तरह से उन लोगों के ऊपर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है आत्मरक्षण दोष दोष जो है उस ये जो है सही आंसर लास्ट वाला देखिए विचार स्थानीयकरण रियलाइजेशन का है कि किसी को अपने किसी नॉलेज को किसी पॉइंट अपने नॉलेज के अनुसार गलत जो है जनरलाइज कर, जैसे कि अगर बोला जाए कि किसी मनुष्य ने कोई एलियन नहीं देखा है, इससे हम कह सकते हैं कि धरती पे एलियन वो होते नहीं है। तो ये एक प्रकार का अभिसारी सामान्यीकरण जनरलाइजेशन है। इसका मतलब कि आप उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ इस तरीके की मिलेगी कि इस इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो था आत्मत्रय दोष दोष बेगिंग टू क्वेश्चन, ये जो है इसका सही आंसर था। ओके, आगे देखें तो एक मिनट में इसको मिटा लेता हूं। अगर आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को जो है जरूर जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर करिए। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये जो है लॉजिकल एलआर का ही क्वेश्चन है। यहाँ दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्ति कुछ अधिवक्ता तर्कशास्त्री है के समतुल्य है। तो ये जो समतुल्य वाला क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वाला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगर देखने को मिलता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग जो है अगर आपको वेन डायग्राम बनाने आता है तो तुरंत जो है इसका वेन डायग्राम बनाइए और उससे जो है ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाए तो कुछ अधिवक्ता तर्क शास्त्री हैं, सम एट्रोनियर आर लॉजिशियन। तो ये हो गए लॉजिशियन और ये हो गए अधिवक्ता, और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है ये मिल रहा है। इनके बारे में बात किया जा रहा है इस सेंटेंस में या इस स्टेटमेंट में। कुछ अधिवक्ता जो है तर्कशास्त्री, यानी कि वो अधिवक्ता भी हैं और तर्कशास्त्री भी हैं। तो ये पोर्शन जो है इसके बारे में बात किया जा रहा है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें ऑप्शन का अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाएं तो कुछ तर्कशास्त्री अधिवक्ता नहीं है। तो ये रहे, हम लोग जल्दी से इसको इसको ए से डिनोट कर लेंगे और इसको जो है एल से डिनोट कर देंगे। ये हो गए तर्कशास्त्री, नहीं ये हो गए अधिवक्ता और ये हो गए लॉजिशियन तर्कशास्त्री। इसके बाद अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाए, कुछ तर्कशास्त्री अधिवक्ता नहीं है, तो ये हो गए अधिवक्ता और ये हो गए लॉजिशियन। तो यहाँ जो किस पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है, कुछ तर्कशास्त्री अधिवक्ता नहीं है, मतलब कि जो अधिवक्ता तो हैं, तर्कशास्त्री तो हैं लेकिन अधिवक्ता नहीं है, यानी कि इसमें जो इस पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, तो ये जो है इसके इक्विवेलेंट है, जिसका वेन डायग्राम दोनों का सेम बन जाएगा तो वो जो है उस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन 1 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन अगर हम लोग देखें, कुछ अधिवक्ता गैर तर्कशास्त्री हैं, तो ये हो गए अधिवक्ता और ये हो गए तर्कशास्त्री। तो यहाँ जो है कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो तर्कशास्त्री नहीं, यानी कि गैर तर्कशास्त्री। यहाँ जो है इस वाले पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है
मतलब कि वो अधिवक्ता तो है लेकिन तर्कशास्त्री नहीं है। तो इस तरीके से सेकेंड डायग्राम जो है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला डायग्राम अगर हम लोग देखें, अगला डायग्राम देखें कि कुछ तर्कशास्त्री अधिवक्ता हैं। तो ये हो गए तर्कशास्त्री और ये हो गया अधिवक्ता। तो ये यहाँ जो है हम लोग देखें कुछ तर्कशास्त्री अधिवक्ता हैं, मतलब कि वो तर्कशास्त्री भी है और अधिवक्ता भी है। तो यहाँ जो है इस पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ को देखें, कुछ गैर तर्कशास्त्री गैर अधिवक्ता नहीं है। मतलब कि जो कुछ गैर तर्कशास्त्री, मतलब कि जो तर्कशास्त्री नहीं है और वो गैर अधिवक्ता है, मतलब कि वो अधिवक्ता। यहाँ जो हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो कुछ गैर तर्कशास्त्री, गैर तर्कशास्त्री का मतलब इस पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है, और गैर अधिवक्ता नहीं है। तो यानी कि यहाँ जो है इस पोर्शन के बारे में बात किया जाए, मतलब कि वो तो गैर तर्कशास्त्री है लेकिन अधिवक्ता हैं। तो यहाँ जो इस पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 27 का, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो अगर आप लोगों के सामने इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन अगर आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग जो है तुरंत जो है वेन डायग्राम जो है बनाना शुरू करिए। उससे जो है अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ दिया हुआ है कि इफ द प्रोपोजिशन नो फ्रॉग आर एम बी बायंस is given as false, then which of the following proposition can be immediately inferred to be true? इसके बारे में अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों ने एक चीज अगर पढ़ी हो एलआर में, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। हमारे चैनल पे भी उसका जो है कॉन्सेप्ट वीडियो जो है पड़ा हुआ है, उसे एक बार जरूर देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको बहुत सारा क्वेश्चन वीडियो जो है वो मिल जाएगा। अगर आप हमारा वीडियो देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट कॉन्सेप्ट सीरीज का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो है आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, ए, ई, आई और ओ। ए का मतलब है यूनिवर्सल एस, ई का मतलब होता है यूनिवर्सल नो, आई का मतलब होता है सम एस, और ओ का मतलब होता है सम नॉट। ये है ऑल, ये है नन, और ये है सम, और ये है सम नॉट। ओके, तो यहाँ जो है हम लोग ऐसे जो है इसका विकर्ण तह जो है इसे मिलाते हैं, और ये जो है इसका ए का कॉन्ट्राडिक्टरी जो है ओ होगा, और ई का कॉन्ट्राडिक्टरी जो है आई होगा, और ए का कॉन्ट्रारेरी ई होगा, और आई का जो है सब कॉन्ट्रारेरी ओ होगा। ए का सबल्टन्स जो है आई होगा, और ई का जो है सबल्टन्स ओ होगा, और आई का सुपर अल्टन्स जो है वो ए होगा, और ओ का सुपर अल्टन्स जो है ई होगा। ओके, आप लोग इसे एक बार जरूर ध्यान से जो है देखिएगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ दिया है कि अगर एक जो है असत्य होता है, मतलब एक सेंटेंस जो है असत्य होता है, तो तुरंत जो है दूसरा सही होना चाहिए। किस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है? तो ये जो क्वालिटी जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस के हैं, मतलब कि जो भी व्याघातक कथन होते हैं उनका एक क्वालिटी है कि अगर ए जो है गलत होता है तो वो जो है तुरंत जो है सही हो जाएगा, और अगर ई जो है वो गलत होता है तो आई जो है तुरंत सही हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। अगर ऑल किसी क्वेश्चन में तो उसका जो है कॉन्ट्राडिक्टरी जो है सम नॉट होगा, अगर नन किसी सेंटेंस में या नो किसी सेंटेंस में है तो उसका जो है कॉन्ट्राडिक्टरी सम होगा। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है नो फ्रॉग्स आर एम्पी बायन, तो यहाँ जो है ये ई वाला सेंटेंस है, नो फ्रॉग है, तो यहाँ नो है, यूनिवर्सल नो है ये, और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी जब हम लोग निकालेंगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी इसका होगा सम। सम सम जो है इसका कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, तो इसका जो सही आंसर है 28 का सही आंसर सम जो है इसका सेकेंड आंसर जो है वो सही होगा। एक बार फिर से अगर देखें
तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी ये होगा, एक बार मैं अगर आपको दिखा दूं जल्दी से, तो आप लोग यहाँ देखिएगा, ए का कॉन्ट्राडिक्टरी ओ होता है, ए का कॉन्ट्रारी ई होता है, ए का सबल्टन्स जो है आई होता है, ई का सबल्टरनेटर जो है ओ होता है, और आई का जो है सब कॉन्ट्रारी ओ होता है। और अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूं मैं इसकी प्रॉपर्टी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है, इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, मतलब कि अगर एक सही होता है तो दूसरा जो है तुरंत जो है वो गलत हो जाएगा, ऐसा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी का जो है एक प्रॉपर्टीज है। कॉन्ट्रारी सेंटेंस जो है, इट इज ऑलवेज बिटवीन इनवर्सल, हम लोगों ने देखा। इसके बाद इफ वन इज फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, यहाँ जो है कॉन्ट्राडिक्टरी का जो है ये है प्रॉपर्टी। एक बार जो है आप प्रॉपर्टी जो है अच्छे से पढ़िएगा, और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट जो है जल्दी से ले लीजिए, और इसका जो है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आप लोग समझ नहीं आता है तो हमें जो है मैसेज करिएगा, ओके। तो इसका जो सही आंसर हुआ 28 का जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 29 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर सो रिलेटेड इफ वन ऑफ देम इज ट्रू द अदर हैज बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो पढ़ा कि अगर कोई सेंटेंस जो है कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं, तो अगर एक सही होता है तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा, अगर दूसरा जो है सही होता है तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखें, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ए ओ, ए ओ मतलब कि ऑल और सम, ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरीज होंगे, और नो और ऑल और सम नॉट, सॉरी ऑल और सम नॉट कॉन्ट्राडिक्टरीज होंगे, और नो और सम कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। तो यहाँ देखें, ऑल यहाँ है सभी ऊँट शाक भक्षी हैं, सभी ऊँट जो है हर्बीवोरस हैं, तो इसके साथ जो है सम नॉट अगर आता है, सम नॉट, सी, ए और सी अगर किसी विकल्प में हमें मिलता है तो वो जो है सही होगा, लेकिन किसी विकल्प में ए और सी नहीं है। दूसरे को अगर देखें, कुछ ऊँट जो है शाक भक्षी हैं, यानी कि सम, सम जो है सम कैमल्स आर हर्बीवोरस, तो इसका अगर कॉन्ट्राडिक्टरी देखें, तो अगर हमें कहीं नो मिलता है, नो कैमल्स आर हर्बीवोरस, तो वो जो है सही हो जाएगा। यानी कि बी का अगर डी कहीं से मिलता है, बी का अगर डी जो है मिलता है कॉन्ट्राडिक्टरीज में, तो वो जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, तो इसका दूसरा नंबर जो है वो बी और डी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये जो है ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ओके। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर जो है आप लोगों ने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन नहीं पढ़ा है, तो एक बार जरूर पढ़िएगा, इससे जो हर शिफ्ट में और हर एग्जाम में जो है एक दो क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग यहाँ ही देख सकते हैं कि एक पेपर में 5 लॉजिकल रीजनिंग में 2 क्वेश्चन जो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से पूछे गए हैं, तो वहीं से आप लोग अंदाजा जो है लगा सकते हैं कि ये जो है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हैं, ओके। इसके बाद अगर आगे देखें हम लोग, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्वरूप सिद्ध तर्क दोष, स्वरूप सिद्ध तर्क दोष। तो ये जो है क्वेश्चन जो है इंडियन लॉजिक में, इंडियन फिलोसफी में जो फेलिसी जो हम लोग को पढ़ते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में हेत्वाभास कहते हैं, हेत्वाभास, हेतु धन आभास, हेतु का मतलब होता है मध्य पद, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमें मिडिल टर्म जो है देखने को मिलता है, जब आप लोग फेलिसी जब पढ़ेंगे, इनफॉर्मल फेलिसी, तो वहाँ जो है आप लोग पढ़ेंगे कि मिडिल टर्म के द्वारा जो है कैसे जो है किसी प्रोपोजिशन या किसी स्टेटमेंट का गलत होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग जहाँ हेतु का आभास होता है, उस सेंटेंस में हमें इंडियन लॉजिक के अनुसार फेलिसी जो है देखने को मिलता है, ओके। तो स्वरूप सिद्ध तर्क दोष जो है, इसका जो है आप लोग एक बार देखिएगा डिफिनीशन। जब आप डिफिनीशन देखेंगे, तो
इसका डिफिनीशन जब आप लोग देखेंगे तो इसका जो डिफिनीशन होता है वो है कि किसी आर्टिकल या किसी वस्तु के गुण को किसी चीज से कंपेयर करने के बाद उसको जो है कोई गलत स्वरूप दे दिया जाए तो वहां जो है स्वरूप सिद्ध तर्क दोष होता है, स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास जो है होता है। तो इसका जो है सही आंसर जो है वो ध्वनि गुण है, क्योंकि यह दृश्यमान है। अब जो चीजें जो है दृश्यमान होती हैं वो जो है गुण नहीं होती, वो क्वालिटी नहीं होती है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसका जो है आप लोग चार पांच जो है तो आवास जो है हम लोगों को इंडियन लॉजिक में पढ़ने हैं, और सबका जो है आप लोग एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल जो है जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है इस पे वीडियो बनाऊं तो इस कमेंट बॉक्स में जो है आप एक बार जरूर कमेंट करिएगा। और बहुत ही आसान है इंडियन लॉजिक में हेतु आभास पढ़ना। हेतु का आभास जिस पद में होता है उसे हम लोग हेतु आभास बोलते हैं, और आज वह इंडियन लॉजिक के अनुसार फेलसी माना जाता है। ओके, इसके बाद 31 नंबर हम लोग देखेंगे। अ, हम लोग जल्दी जल्दी जो है आज के पेपर को जो है सॉल्व करते हैं, जिससे कि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और जल्दी से आप लोग का ये सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो। तो देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वेब 3.0। वेब 3.0, तो वेब 3.0 जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां जो है आपको जो इसका डिफिनीशन जो है देखने को मिलेगा, वो जो आज के समय में जो एआई बेस्ड डिफिनीशन जो है वेब 3.0 जो है आज के समय में जो एआई का जो जनरेशन जो चल रहा है उसी को हम लोग वेब 3.0 कहते हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो है कि बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंट वेब वेयर एप्लीकेशन यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आज दौर चल रहा है उसे हम लोग वेब 3.0 के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो सही है। अगर देखें अदर यूजर ग्रांटेड ऑनलाइन बिजनेस, वेब 3.0 का ये बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है कि एक मिनट थोड़ा सा ओके, तीसरा है कि कोलैबोरेशन एंड सोशल मीडिया, ये भी जो है वेब 3.0 का वो नहीं है। रेफर्स टू स्टैटिक टेस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स, ये भी जो है वेब 3.0 का डिफिनीशन नहीं है। तो आप लोग एक बार जो है वेब 3.0 को गूगल करिएगा और वहां से जो है अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा। इसके बाद 32 नंबर जब हम लोग देखेंगे तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आईसीटी का क्वेश्चन है, और ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट of information and communication technology which of the following statements is are true। एक इन ए ईमेल सिस्टम बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है बिफोर कार्बन कॉपी। अगर मैं सही हूं तो बीसीसी का जो मतलब होता है वो होता है बिफोर कार्बन कॉपी को बीसीसी के प्रविष्ट किए गए प्राप्तकर्ता को गुप्त रखने की अनुमति देता है। तो बिफोर कार्बन कॉपी मतलब कि किसी चीज को सेंड करने से पहले जो आपके पास जो डाटा है उसी को हम लोग ईमेल सिस्टम में बीसीसी बोलते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा है कि फिशिंग एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो किसी सिस्टम पर स्थापित होता है और पता न चलने इसलिए सार्वजनिक रूप से छिपा रहता है। फिशिंग वर्ड से ही आप लोगों को समझना चाहिए कि किसी सिस्टम में किसी सिस्टम में अपना कोई स्पाईवेयर मॉलवेयर या वायरस इंजेक्ट करके सिस्टम से कुछ चीजों को चुराना, डाटा चुराना जो है वो फिशिंग होता है। तो ये जो है फिशिंग का जो डिफिनीशन जो है यहाँ दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। फिशिंग इज ए मॉलवियस प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन ए सिस्टम दैट स्टेज कॉन्सिल्ड एवॉइडिंग डिटेक्शन। ये जो है सिस्टम में छुपा नहीं रहता, ये तुरंत किसी सिस्टम में जाएगा और वहां से जो डाटा जो है चुरा के तुरंत जो है अपने सेंडर के पास जो है वापस आ जाता है। तो ये हुआ फिशिंग। इसके बाद स्वैपिंग, स्वैम्पिंग इज ए अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव
information for malicious region by masquerading masquerading as the trustworthy entity। तो ये जो स्वैम्पिंग है, स्वैम्पिंग का जो डिफिनीशन है वो ये होता है। स्वैम्पिंग का मतलब किसी चीज को एक जगह फिक्स कर देना, किसी कंप्यूटर में कोई बग डाल देना, कोई वायरस जो छुपा देना, जो उस कंप्यूटर में पड़ा रहे वहां से जो है आपको डाटा जो है उस कंप्यूटर के अंदर रह के जो काम करता है उसे हम लोग स्वैम्पिंग बोलते हैं। और फिशिंग जो होता है किसी चीज के अंदर जो है तुरंत किसी चीज को इंजेक्ट करना, और वो जो है वायरस मॉलवेयर या स्पाईवेयर जो भी है डाटा जो है कलेक्ट करके या चुरा के तुरंत जो है आपके पास वापस चला है। तो इस तरह से ऑप्शन बी और ऑप्शन स्टेटमेंट सी जो है दोनों गलत होगा, और 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि केवल इसका जो है स्टेटमेंट वन जो है वो सही होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आईसीटी के क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वायरस, स्पाईवेयर और मॉलवेयर जो है आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इंटरनल मेमोरी देन डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। डेस्कटॉप कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा जो है मेमोरी क्षमता जो है, मेमोरी स्टोरेज क्षमता जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के होते हैं। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि स्प्रेडशीट्स और वर्ड प्रोसेसर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। वर्ड स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर जो है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो स्प्रेडशीट जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड प्रोसेसर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या स्प्रेडशीट मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलते हैं उसको, टैली नहीं सॉरी, एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। एक्सल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सल जो है इसे हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट जो है एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट जो है सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर फोर, कथन एक जो है असत्य है और कथन दो जो है वो बिल्कुल सत्य है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 34 क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो आईसीटी इज यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मोस्ट अनलाइकली टू यूज सेंसर। इनमें से किस बोला बोला जा रहा है कि कौन से एक्टिविटीज में जो है सेंसर का यूज जो है वो ज्यादा किया जाता है। तो अगर हम लोग पहला पहला जो देखें, डिजाइनिंग ए मास्टर स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन अगर आप लोग पावर पॉइंट चलाते हो तो किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए सेंसर का यूज जो है वो नहीं किया जाता। इस हिसाब से ऑप्शन वन जो है वो गलत होगा। ऑप्शन वन को अगर हम लोग एलिमिनेट करें तो ऑप्शन वन और ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल एलिमिनेटेड। दूसरा है कि एक्टिवेटिंग ए वर्गलर अलार्म, वर्गलर अलार्म। तो एक टाइप का ये अलार्म होता है, जैसे कि पानी की टंकी में कई सारे लगे होते हैं अलार्म कि पानी की टंकी भर गई, कृपया आप जो है मोटर को बंद कर दें। तो इसमें जो है सेंसर का जो है यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सेकंड जो है वो सही होगा। तो सेकंड नंबर जो है वो सही होने का चांस है 34 का सेकंड। और तीसरा है कि स्वचालित द्वारों को खोलने में, जैसे कि आप लोग कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए हो तो वहाँ जो है अगर ग्लास का जो है दरवाजा लगा हुआ है तो जैसे ही आप ग्लास के बाहर जो है अपना कदम रखते हैं तो दरवाजा जो है ओपन हो जाता है, और जैसे ही ग्लास के अंदर जा जाते हैं तो दरवाजा जो है वो बंद हो जाता है। तो इस हिसाब से स्वचालित दरवाजों को खोलने के लिए भी ये होता है। स्प्रेडशीट बनाने में किसी भी सेंसर का यूज जो है वो नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन वन और फोर्थ जो है स्टेटमेंट इसमें गलत था, सेकंड और थर्ड जो है सही था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर दो जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ओके, 35 को अगर हम लोग देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क आर ट्रू। ऑप्शन अगर स्टेटमेंट वन को देखें, इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है।
इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोगों को लगेगा कि इंटरनेट जो है पब्लिक नेटवर्क है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी सिम को यूज करते हो, किसी भी डाटा प्रोवाइडर के आप कस्टमर हो, जब तक आप उसे उसका प्लान जो है नहीं एक्टिवेट कराते हैं, तब तक जो है आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है इंटरनेट जो है सार्वजनिक नहीं है, ये जो है प्राइवेट होता है। जैसे कि मैंने अपने फ़ोन में जो है रिचार्ज करा रखा है, तो मैं जो इंटरनेट का यूज जो है वो कर पा रहा हूँ। तो 35 का जो स्टेटमेंट वन जो है गलत होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर फोर जो है वो गलत हो जाएंगे। इंटरनेट अंतर संबंधित नेटवर्क्स का एक समूह है, ये जो है बिल्कुल सही है। इंटरनेट जो है इंटरनेट इंटरनेट जो है, जैसे कि देखा जाए, इंटर का मतलब होता है आपस में। इंटर का मतलब होता है आपस में। और नेट का मतलब होता है एक तरीके से कनेक्शन कनेक्शन। तो द इंटरनेट इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड जो है सही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन थर्ड जो है, सॉरी, अगर एक को एलिमिनेट हम लोगों ने किया तो तीन ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर थर्ड बचा, और वही जो है हमारे इस ऑप्शन का सही आंसर होगा। अगर थर्ड इसको देखें तो एक्स्ट्रा नेट का मतलब है कि किसी छोटे एरिया में अगर कोई ऐसा डाटा प्रोवाइडर है, जैसे कि घर में अगर वाईफाई हम लोगों ने लगा लगा रखा है, राउटर वगैरह, तो वो जो है एक्स्ट्रा नेट का उदाहरण होता है। एक आंतरिक नेटवर्क है जिसपे प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा बाह्य रूप से पहुंचा जा सकता है। An extranet is an internal network that can be accessed internally by authorized user, ये जो है बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर वन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, तो 35 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, अब बात करें हम लोग 38 का, 36 का। तो दिया है कि रिवर्स एनलेप्स आर हैव लो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी आर सेड टू बी एट्रोफिक। जो झीलें और नदियां होती हैं वो निम्न जैविक उत्पादकता होती है उनकी, इसलिए उसे हम लोग एट्रोफिक बोलते हैं। तो जो झीलें और नदियां जो होती हैं उनकी जैविक उत्पादकता जो है वो निम्न नहीं होती है, वो हाई होती है, और उन्हें जो है हम लोग एट्रोफिक, सॉरी, हम लोग एक बार जो है गूगल कर लेते हैं जल्दी से। एट्रोफिक, डिक्रीज इन साइज और वेस्टिंग अवे ऑफ बॉडी पार्ट ए आर टिश्यू। वे नदियां और झीलें जो जैविक जीवों और जैविक पदार्थों से समृद्ध होती हैं उन्हें हम लोग अल्पपोषी बोलते हैं। और जो निम्न जैविक उत्पादकता होती है जिनकी, उन्हें हम लोग एट्रोफिक बोलते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से जब पढ़ेंगे इसको, एट्रोफिक और ओलिगोट्रोफिक जो है, अगर कोई चीज समृद्ध है तो उसे हम लोग अल्पपोषी नहीं बोलेंगे। ओके, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट वन जो है वो भी गलत है, और स्टेटमेंट टू जो है वो भी गलत है। एक बार एट्रोफिक और ओलिगोट्रोफिक का जो है आप लोग सर्च करिएगा गूगल पे, और आपको वहां से मिलेगा कि ये दोनों जो है वाइस वर्सा दे रखा है। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन स्टेटमेंट वन जो है वो भी गलत है, और स्टेटमेंट टू जो है वो भी गलत है। ओके, 37 देखें।
तो मोटर वाहनों में नम्य इंजन ईंधन इंजन क्या होता है? व्हाट इज द फ्लेक्स फ्यूल इंजन इन द मोटर व्हीकल? फ्लेक्स फ्यूल से ही आप लोग समझ गए होंगे कि जो फ्यूल फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कि वो या तो सीएनजी सीएनजी नहीं, सॉरी, सीएनजी, पेट्रोल या डीजल या बायोगैस, मतलब कि एक से अधिक ईंधन के द्वारा अलग अलग समय पे चलाया जा सके। ओके, तो यहाँ हम लोग देखें, वह इंजन जो केवल जैव ईंधन पे चलता हो, ये बिल्कुल गलत है, फ्लैक्स इंजन इसे हम लोग नहीं बोलेंगे। दूसरा है कि वह इंजन जो केवल 50% जैव ईंधन और 50% पेट्रोल के साथ संगत हो, यह भी गलत है। ये जो है, इसमें जो है कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होता है। कंपोजिशन जो है फिक्स नहीं होता है, दो ईंधन से तो एक साथ में चल सकता है, लेकिन कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, तो इस हिसाब से आपसे स्टेटमेंट जो दो है वो भी गलत होगा। तीसरा है कि वह इंजन जिसमें जैव ईंधन और पेट्रोल को किसी भी अनुपात में रखा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। मतलब कि ऐसे इंजन जो एक समय में दो प्रकार के ईंधन से चले, जैव ईंधन या पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोल में इस समय हम लोग एथेनॉल वगैरह जो मिला रहे हैं, वो एक प्रकार का जैव ईंधन है, और पेट्रोल जो है वो भी जैव ईंधन है। तो जैव ईंधन या पेट्रोल से चलता हो, किसी अनुपात में रखा जा सकता है, तो उसे हम लोग फ्लैक्स इंजन बोलते हैं। ये थर्ड नंबर जो है इसका बिल्कुल सही है। वह इंजन जो डीजल और सीएनजी दोनों से चलता हो, ये भी बिल्कुल गलत है। ओके, 38 नंबर अगर देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे ऑफ टॉक्सिकेंट टू इंटर आवर बॉडी, मतलब कि किसके द्वारा विषाक्त विषाक्त के प्रवेश, मतलब कि जो भी पॉल्यूटेंट हैं, टॉक्सिकेंट मतलब कि जो भी विषाक्त चीजें होती हैं, जो जहरीली चीजें होती हैं, वो हमारे शरीर में कैसे इंटर करती हैं? तो पहला है अंतर अंत श्वसन। अंत श्वसन का मतलब जब हम किसी चीज को नाक के द्वारा इनहेल करते हैं, तो उसके द्वारा भी कई कई बार जो हम लोग देखते हैं कि विषाक्त चीजें जो है वो पहुंचती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है वो सही होने का चांस है। ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ जो है वो गलत होने का चांस है। उसके बाद अवशोषण। अवशोषण का मतलब कि किसी चीज को जब हम लोग एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व करने का मतलब है, एब्जॉर्व करने का मतलब किसी चीज को हम लोग अवशोषित करते हैं, जैसे कि कान के द्वारा अवशोषण होता है, आँख के द्वारा अवशोषण होता है, और जीभ के द्वारा जो है हम लोग चीजों को अवशोषित करते हैं। तो इस हिसाब से बी जो है वो सही होना चाहिए। तो 38 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। इसका 1 और 2 जो है वो, ए और बी जो है वो दोनों सही है। त्वचीय, किसी के चमड़े से आपने नहीं देखा होगा कि अ, किसी के मतलब बाहरी त्वचा से जो है किसी चीज को इंटर नहीं किया जा सकता है उसके शरीर में। ओके, अंतर्ग्रहण मतलब इनडाइजेशन, निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन। तो इन तीनों के द्वारा जो है हम किसी विषाक्त चीजों को अपने शरीर में नहीं ले सकते हैं, जब तक हम लोग इनहेल करें। इनहेल करने से वो जो है हमारे डायरेक्ट फेफड़े में चला जाए, या अवशोषित करें, अवशोषित होने के बाद हमारे जो हमारे जो अ, त्वचा के नीचे जो हमारे रंध्र रक्त वाहिनियां हैं, जो ब्लड को सर्कुलेशन कराती हैं, उसमें वो इंजेक्ट कर जाए। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही था। अगर 39 देखें, वैश्विक तापमान में विश्व को पूर्व औद्योगिक स्तर पे 1.5 अंश सेंटीग्रेड, 1.5 पर सीमित करने के लिए आईपीसीसी आईपीसीसी ये जो एक प्रकार की समिट क्या बोलते हैं, समिट जो है वो होता है आईपीसीसी। और ये जो है अ, जब हुआ था, तो इसका जो एजेंडा था, इसका जो एक एम था, वो था कि जो ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित होते हैं, उनको जो है 2030 तक रिड्यूस करके 48% तक लाया जाए, 48% तक लाया जाए। तो यही जो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, तो 48% ना होके 45 है और 50 है और 40 है।
65 है, लेकिन यहाँ जो एनटीए के द्वारा सही आंसर जो माना गया है वो 45 माना गया था। ओके, तो आईपीसीसी एक बार आप लोग देखिएगा कि आईपीसीसी का जो है समिट जो है कब हुआ था, और इसका जो है कौन कौन सी एम को जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया था। ओके, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखें। तो ये क्वेश्चन है कि यद्यपि ऑल द ओजोन ओजोन इज ए पॉल्यूटेंट इन द एम्बीवायंट एयर बट द स्ट्रेटोस्फेयर इट इज ए वैल्यूएबल बिकॉज इट ऑब्जर्व हार्मफुल। सभी लोग जानते हैं कि ओजोन ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाले यूवी रेडिएशंस को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारे शरीर में जो है त्वचा कैंसर होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ओके, 41 नंबर अगर देखें तो ये जो है हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। हायर एजुकेशन, विच आर द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आर द इनिशिएटेड बाय यूजीसी द प्रमोशन द वैल्यूज एंड एथिकल प्रैक्टिस। पहला है कि जीवन कौशल, ये यूजीसी के द्वारा चलाया गया है। दीक्षारंभ भी चलाया गया है। विश्व भारत मतलब कि ये जो है यूजीसी के द्वारा नहीं चलाया गया था। गुरु दक्षता, ये भी जो है यूजीसी के द्वारा चलाया गया था। विश्व दर्शन जो है ये यूजीसी के द्वारा नहीं चलाया गया था। विश्व दर्शन और विश्व भारत, यहाँ देखेंगे कि भारत को विश्व में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा इसमें किया गया होगा, इसलिए इसका नाम विश्व भारत और विश्व दर्शन रखा गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, बी और ई, ए बी और डी सही हो गए। ऑप्शन ए बी डी, ए बी डी फोर्थ नंबर में, तो ये जो है बिल्कुल सही होगा। 42 अगर देखा जाए तो ये है कि टेक्निकल एजुकेशन इज दैट विच emphasize on the learning of the technical producer and necessary skills that aims to preparing technician usually above the secondary level। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि there is no distinction between vocational education and industrial education and technical education। ये जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। व्यवसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में विभेद जो है वो अवश्य होता है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 जो है वो सही होगा, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत होगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 43 नंबर अगर देखा जाए, भारत के राज्य विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन से हैं? राज्य विश्वविद्यालय में अगर देखा जाए तो मैंने एक इसका ट्रिक बनाया था कि किसी स्टेट का नाम अगर किसी विश्वविद्यालय के सामने अगर लगा हुआ है तो यूजली जो है वो सेंटर्ड केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है। तो यहाँ जो है हम लोग नागालैंड और सिक्किम को जो है इसमें से निकाल देंगे, बी और ई को। बी और ई को अगर हम लोगों ने निकाला तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही होगा 43 का, 43 का। तो ये इससे जो है आप लोग एक बार जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में सबको एक बार सबका लिस्ट जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा। 44 को अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि अनुसंधान संस्थानों में शामिल है? तो इसका जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एमंग द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये भी फूड टेक्नोलॉजी जो है ये कृषि अनुसंधान संस्थान के अंदर में ही आता है। केंद्रीय कृषि विभाग ये भी जो है कृषि अनुसंधान संस्थानों के में अंदर आता है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये भी जो है कृषि अनुसंधान संस्थान के अंदर में ही आता है। ओके, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो 44 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा। चारों जो है कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर में आते हैं। ओके, इसके बाद देखें तो प्राचीन भारत में शिक्षा निःशुल्क थी और प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रीकृत थी। प्राचीन भारत में शिक्षा जो है वो 45 का अगर देखें तो प्राचीन भारत में शिक्षा जो है वो निःशुल्क थी। शिक्षा के लिए कोई भी फीस किसी के द्वारा नहीं लिया जाता था। ओके, सेकेंड अगर देखें भारतीय प्राचीन भारत में शिक्षा जो है केंद्रीकृत थी, तो ये जो है गलत है। कई सारे ऐसे लोकल इंस्टीट्यूशन भी हम लोग को देखने को मिलते हैं और केंद्र का जो है अधिकार शिक्षा पे बहुत ही कम था। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर
थर्ड जो है इसका सही होगा, 45 का थर्ड। प्राचीन भारत में शिक्षा जो है निःशुल्क थी, ये बिल्कुल सही है। और सेंट्रल एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन जो है सेंट्रलाइज है थी, ये जो है गलत है। ओके, इस हिसाब से अगला जो सेगमेंट हम लोग का आने वाला है वो कॉम्प्रिहेंशन का है। तो कॉम्प्रिहेंशन अगर आप लोग अपने से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर वैसे मैं बता देता हूँ, निम्नलिखित में से किस देश को मिस्र पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी गई थी? ओके, तो जल्दी से हम लोग देखेंगे। एशिया और अफ्रीका के साम्राज्यवादी विजय की प्रक्रिया में साथ साथ यूरोपीय समाजवादी, जल्दी से हम लोग इस पर जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। हाँ, जिसके द्वारा ब्रिटेन को मिस्र में कुछ भी करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यहाँ जो है इसका सही आंसर जो होगा ब्रिटेन होगा। 42 का 1, 46 का 1। दूसरा है कि दूसरा अगर देखें कि अफ्रीकी उपनिवेशों में प्रतिस्पर्धी दावों का समाधान आमतौर पर यूरोपीय शक्तियों के बीच युद्ध द्वारा किया जाता था। मोरक्को को लेकर फ्रांस का केवल ब्रिटेन से संघर्ष, तो मिस्र में कुछ भी करने की स्वतंत्रता इसके एवज में मोरक्को फ्रांस को दिया जाना था। जब जर्मनी इसके बारे में जानकारी मिली तो इसने फ्रांस से मोरक्को पे अपने दावे का परित्याग करने की मांग की। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फ्रांस का जो है ब्रिटेन से ना होकर इसमें जर्मनी भी इनरोल था। इस हिसाब से स्टेटमेंट जो है दो गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट वन जो है अफ्रीकी उपनिवेशों पर प्रतिस्पर्धी दावों का समाधान आमतौर पर यूरोपीय शक्तियों के बीच युद्ध द्वारा किया जाता था। देखें यहाँ जो दिया हुआ कि अधिकांश संघर्षों को यूरोप के सम्मेलन कक्षों में सुलझा लिया जाता था। तो यहाँ जो है केवल युद्ध के द्वारा नहीं किया जाता था, यहाँ जो है सम्मेलन और समझौतों के द्वारा भी चीजों को सुलझाया जाता है। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू जो है दोनों गलत होंगे। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू जो है दोनों गलत होंगे। 47 का दो जो है वो बिल्कुल सही होगा। 48 देखें, निम्नलिखित में किस देश को मोरक्को पर उपनिवेश बनाने की अनुमति दी गई थी? तो 48 का सेकंड, तो मोरक्को जो है हम लोग देखें यहाँ जो था कि इसके एवज में मोरक्को को फ्रांस को दिया जाना था। तो मोरक्को जो है फ्रांस को दिया जाना था, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो इसका बिल्कुल सही होगा। 48 का सेकंड। 49 अगर देखें, निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों के बीच मोरक्को को लेकर झगड़ा हुआ? तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ए बी सी, ए बी। 49 का सेकंड, ए बी सी। ओके। 50, फ्रांस में जर्मनी को फ्रांसीसी कांगो पे पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी। फ्रांस ने वर्ष 1904 में ब्रिटेन के साथ युद्ध किया। यहाँ हम लोग देखेंगे इस पूरे गद्यांश में जो है पूरे कॉम्प्रिहेंशन में 1904 का हिसाब से ऑप्शन जो वो गलत है। फ्रांस ने जर्मनी से कांगो पे पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी थी। फिर मोरक्को के मुद्दे का समाधान अंततः 1911 में हुआ, जब फ्रांसीसी कांगो का एक हिस्सा दिया है। और यहाँ दिया है कि फ्रांस कांगो पे पूर्ण नियंत्रण नहीं, केवल एक हिस्से से नियंत्रण दिया था। इस हिसाब से स्टेटमेंट टू जो है वो भी गलत, स्टेटमेंट वन भी गलत हो जाएगा। तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम लोगों ने सॉल्व किया वर्ष दिसंबर 2023 का नेट के एग्जाम पेपर को, फर्स्ट पेपर के, जिसका एग्जाम जो है 11 मार्च 2023 को हुआ था, 23 फरवरी 2023 को हुआ था। ओके, मैं उम्मीद है कि 50 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अगर ये सेशन आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो
तो इस सेशन को लाइक करिए, तुरंत जो है इसके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत महसूस हो रही है तो उसे भी हमें ज़रूर शेयर करिए। अगर आप कमेंट कर पाएँ तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर जो है उस पे जो है मैसेज ज़रूर करें, जिससे कि आपके सजेशन से हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाएँ। आप हमसे किस टाइप का जो है वीडियो लेक्चर सीरीज़ या जो भी चाहते हैं जिससे कि आपका ये दिसंबर नेट जो है वो क्लियर हो जाए, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।